एक बाजारनुमा कस्बे में दो भाई अमरेश और मंजीत रहते थे। दोनों भाइयों का संयुक्त परिवार था। बड़ा भाई अमरेश को कपड़े की दुकान थी, जबकि छोटा भाई आटा तेल के मिल में नौकरी करता था। दोनों भाइयों का परिवार पुश्तैनी मकान में ही रहता था। उनके माता पिता का निधन वर्षों पहले हो गया था। उनकी माताजी ने मरते वक्त अमरेश से वचन लिया था कि वह अपने छोटे भाई पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा, क्योंकि वह बहुत कम पढ़े लिखे होने के कारण उसे जीवन में तरक्की करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी अमरेश सज्जन पुरुष था। अपने छोटे भाई के प्रति उसके दिल में हमेशा सहानुभूति रहती थी। उस पर उपकार करने की मनसा सदा उसके अंतर्मन में विद्यमान रहती थी। यही कारण था कि संयुक्त परिवार को चलाने में जो व्यय होता था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वह स्वयं वहन कर लेता था। फिर भी मंजीत अपने वेतन का बहुत ही अलग हिस्सा पॉकेट खर्च के लिए काटकर शेष राशि अपने बड़े भाई के हाथों में सौंप देता था। इसके अलावा समय समय पर घरेलू कठिन कार्यों को निपटाने में भी सहयोग प्रदान करता था। जेठानी चंद्रानी और देवरानी सलोनी बहन की तरह मिलजुल कर घरेलू कामों का निपटारा करती थी। किचन में कोई रसोई बनाती थी तो कोई बर्तनों को मांज लेती थी, कोई सब्जी काट लेती थी तो कोई बच्चों का कपड़ा धो लेती थी। खाना पीने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने व दोनों भाइयों को अपने अपने कामों पर जाने तक मिलजुल कर सारे कार्यों को दक्षता के साथ संपन्न करती थी। बाद में भी बचे खुचे काम जैसे परिसर की सफाई आदि को करने के बाद ही दोनों चैन की सांस लेती थी। इस बीच जेठानी और देवरानी आपस में मनोरंजन बातें व घटनाएं भी साझा करते थे। कभी कभी वे लोग गानों की एक दो पंक्तियां भी गाने से नहीं चूकते थे। घर में कलह, ईर्ष्या और द्वेष का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं था। घर के चप्पे चप्पे में सकारात्मक रची बसी हुई थी। उनका संयुक्त परिवार होने के कारण उस घर में आपसी प्रेम सद्भाव की सुगंध से वातावरण हमेशा महकता रहता था। उनके परिवारों के सदस्यों के अंतःस्थल में आनंद की धारा बहती रहती थी। उसके मोहल्ले में अमरेश के व्यवहार और सभ्य आचरण का डंका बजता था। सभी आपसी बातचीत में प्रशंसा करते हुए कहते कि भाई हो तो अमरेश जैसा। उसमें जरा भी खुदगर्जी नहीं थी। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को वह एक नज़र से देखता था, चाहे उसके अपने परिवार का सदस्य हो या उसके भाई के परिवार का। संयुक्त तरीके से घर गृहस्थी तो बिल्कुल सही ढंग से चल रही थी। किसी को किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। किंतु 2 हफ्ते के लिए जेठानी के दूर रिश्ते की एक मौसी आई थी, जो इस घर की खुशियों में पलीता लगाकर चली गई। उसकी मौसी ने चंद्रानी को कौन सी पट्टी पढ़ा दी थी या क्या कह दिया उसके कानों में कि उधर से मौसी विदा हुई। इधर संयुक्त परिवार की खुशहाली बदहाली में बदल गई। घर के अमन चैन की जगह ईर्ष्या द्वेष और जलन ने ले ली। चंद्रानी के बर्ताव में अप्रत्याशित बदलाव आ गया। पहले घरेलू कार्यों को निपटाने के क्रम में किसी से कोई चूक हो जाती थी तो उसका ठीकरा दूसरे पर न फोड़कर अपने ही ऊपर लेने की कोशिश करती थी, परंतु अब छोटी छोटी बातों पर भी जेठानी और देवरानी में विवाद प्रारंभ हो जाता। कभी खाना अच्छा नहीं बनाने, कभी सब्जी में नमक अधिक या कम होने, कभी मिर्च मसाले और तेल का अनुपात गलत होने जैसे मुद्दों पर चंद्रानी अपनी देवरानी को दोषी ठहराने लगी। सलोनी भी जानती थी कि इस घर बार को चलाने में जितना खर्च जेठ जी करते हैं उसकी तुलना में उसके पति का आर्थिक सहयोग बहुत ही कम होता है। स्वाभाविक है, इस भावना के वशीभूत होकर प्रारंभ में वह अपना मुंह बंद करके सहती रहती, किंतु अक्सर जब उसके साथ ऐसे ही आरोपों की पुनरावृत्ति होने लगी तो वह भी चुप नहीं रह सकी। अपनी जेठानी की नस्तर की तरह चुभने वाले आरोपों प्रत्यारोपों का जवाब अपने तरीके से देने लगी। तब ऐसी स्थिति में जेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। जब इस तरह के वाद विवाद से संबंधित बातों की जानकारी अमरेश को हुई तो वह बहुत दुखी हो गया। संयुक्त घर गृहस्थी में दरार पड़ते देखकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह अपनी पत्नी का पक्ष लेता है तो सलोनी को दुख होगा और अगर सलोनी का पक्ष लेता है तो उसकी पत्नी को दुख होगा। ऐसी स्थिति में उसने अपनी पत्नी को एक रात एकांत में बैठाकर ठंडे दिमाग से सोचने की सलाह दी और शांतिपूर्वक पूर्वतः घर गृहस्थी चलाने की बात कही। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी देवरानी से कोई गलती हो जाती है तो उसे छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करो। किंतु यहाँ तो इस परिवार को तहस नहस करने और उसकी सुख शांति को खत्म करने की पृष्ठभूमि चंद्रानी की मौसी ने पहले ही तैयार करके रख दी थी। चंद्रानी ने जवाब में कहा, देखिए जी, रोज का कचकच मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्यों उसके आरोप प्रत्यारोप को सहन करूंगी। मेरे पति की कमाई से ही इतने बड़े परिवार का खर्च चलता है।
मंजीत को दिए हुए थोड़े से पैसे से आजकल इस महंगाई में क्या होता है। हम लोग उसके परिवार की परवरिश भी करें, उसके एवज में उसकी गाली भी सुने, उल्हाना भी सुने, और फिर अपने बाल बच्चों के विकास के लिए भी तो हम लोगों को सोचना चाहिए। उनके भविष्य के लिए बचत की भी जरूरत है। अभी संभल कर नहीं चलेंगे तो फिर वक्त में कौन सहारा देगा। हम लोगों ने बहुत सारा दे दिया, अब मंजीत अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठाए। मेरा भाई वैसा नहीं है, वह हर परिस्थितियों में हम लोगों का साथ देगा। अमरेश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि मंजीत उसका सहोदर भाई है, कि उसकी आमदनी बहुत कम है, कि उसे कैसे अपने से जुदा कर दिया जाए, कि इसी घर में उसके परिवार को कष्ट में देखकर कैसे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कि यही इंसानियत है, कि यही मानवता है, कि अपने भाई और उसके परिवार को निधनता की चक्की में पिसता हुआ कैसे देख सकता हूँ, कि मैंने माँ को वचन दिया था उस पर दया दृष्टि रखने के लिए। चंद्राणी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसने तीखेपन से युक्त तेवर में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि घर के एक एकांत कमरे में जाकर बैठ गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया। कई शाम उसने भोजन नहीं किया। उसकी इस तरह से मांग थी कि मंजीत अपना चूल्हा चौका अलग कर ले, किंतु यह मांग अमरेश के सीने में सूल की तरह चुभती थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह दुकान जाता, लेकिन दुकानदारी करने में मन नहीं लगता। शाम होने से पहले ही वह दुकान बंद करके चला आता। जेठानी की अलग होने की मुहिम जारी थी। जब मंजीत को इस विवाद की जानकारी हुई तो वह अपने बड़े भाई के पास गया। उसने विनम्रता से कहा, भैया आप हम लोगों के कारण क्यों टेंशन में हैं? भाभी ने भी खाना पीना बंद कर दिया है, आपका व्यवसाय भी चौपट हो रहा है। मेरा जो वेतन है उसमें हम लोग गुजर बसर कर लेंगे, भले ही हम लोगों को नमक रोटी खानी पड़े, उसे ही खाकर जीवन यापन कर लेंगे, खुशी खुशी संतोष से जी लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं मंजीत? तुम्हारा दुख हमारा दुख है, तुम्हारा सुख हमारा सुख है। भाव विवल होते हुए उसने कहा, भैया सिर्फ चौका चूल्हा अलग होने से दिल अलग नहीं होता है। अलग होने के बाद भी हम आपसे अलग नहीं हैं। आपकी जो आगे होगी उसको मानने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मेरा दिल जैसा आज है भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जाइए भाभी जी का उपवास तुड़वाइए। कहता हुआ वहां से वह जाने लगा। एक कदम आगे बढ़ने के बाद ही मंजीत की आंखें भर आई थी। दोनों भाइयों के चूल्हे अलग हो गए। जेठानी और दौरानी के बीच चल रहा झगड़ा बंद हो गया। घर में शमशानी शांति छा गई। अमरेश के चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। उसका उमंग उत्साह कहीं खो गया था। व्यवसाय में तरक्की करने का जोश खरोश समाप्त हो गया था। उसको एक ही गम खाए जा रहा था कि वर्षों से साथ रहने वाली उसकी पत्नी ने उसके जज्बातों को नहीं समझा, उसकी बातों को तवज्जो नहीं दिया और उसके सपनों का संयुक्त परिवार बिखर गया। इस घटना के बाद वह बेहद गंभीर, चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा। पहले शाम में दुकान बंद करके सीधे घर आता था, लेकिन घर से उसे विरक्ति हो गई। शाम में वह अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूं ही इधर उधर बाइक से घूमने फिरने लगा। उस दिन भी शाम में दुकान बंद करके चिंता में डूबा हुआ बाइक से पार्क की तरफ जा रहा था, अपने मन को बहलाने की नीयत से। उसी समय क्या फर्क पड़ गया बाइक चलाने में कि बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उसकी बाइक वहां से गुजर रही ट्रक से टकरा गया। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके सिर में जबरदस्त चोट लगी। वह बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज मंजीत ही अपनी भाभी और उसके बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाए हुए है। इस घटना से चंद्राणी का कलेजा आत्मग्लानि से फट पड़ा। इसके लिए वह अपने को कसूरवार मानती है। मुसी के बहकाव में अंधी होकर अपने पति को न टॉर्चर करती, न वे इतने चिंतित औरत नावग्रस्त होते और न यह दुर्घटना घटती। उसने मंजीत से माफी भी मांगी, यह कहते हुए कि उसे वह माफ कर दे। उसके निर्दय सोच के कारण उसे और उसके परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। आज चंद्राणी आत्मग्लानि की आंच में सुलगती रहती है और उसकी आंखें बरसती रहती है। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।